नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की। और ये इंडियन ज्योग्राफी का हो जाता है 5 नंबर का वीडियो। इससे पहले हमने 4 वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। और आज का जो हमारा वीडियो हो जाता है, ये हो जाता है हमारा भारत के उद्योग से संबंधित। भारत के उद्योग से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब देखने को मिल जाएंगी आपके इसी वीडियो में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो भारत के उद्योग से संबंधित। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ जो भारत के उद्योग हैं उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है भारत के उद्योग से। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करने वाले हैं। और यहाँ कहा गया है सबसे पहले भारत के जो लौह इस्पात उद्योग है यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में। और आयरन स्टील इंडस्ट्री ये आधुनिक भारत में प्रथम बार जो लोहे का सफल उत्पादन था ये हुआ था 1870 ईस्वी में। ये बात कही गई है आधुनिक भारत की। और आधुनिक भारत में जब प्रथम बार लोहे का सफल उत्पादन हुआ है भारत के अंदर तो ये हो जाता है 1870 ईस्वी में। बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड की कुल्टी जो पश्चिमी बंगाल में है, इस स्थान पर जो है यहाँ पर स्थापना इसकी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहली बार जो लोहे का उत्पादन है 1870 में हुआ है। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी का जो ये नाम हो जाता है, जिस कंपनी से शुरुआत हुई थी, और ये हो जाता है पश्चिमी बंगाल में। इसके बाद आ जाता है फिर जब 1907 आता है तो 1907 में तत्कालीन जो बिहार है, उस समय बिहार था, और अगर वर्तमान की बात करते हैं तो बिहार से हटकर जो है झारखंड बन गया। तो वहाँ पर हो जाता है राज्य के साकची में टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, उसकी स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, तो क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको जो है यहाँ पर सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है या आपको विचार करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है, विचार करने के लिए आपको 1907 की जगह 1902 दे देगा, 1910 दे देगा, 1920 दे देगा। तो इस तरह से यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1907 में हो जाती है टाटा आयरन स्टील यानी टिस्को की स्थापना। इस कंपनी की स्थापना हेतु स्थल का चयन जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा द्वारा किया गया था। इस कंपनी के जो स्थापना है, स्थापना स्थल का चयन जो है वो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो वर्ष 1918 में भारतीय लौह इस्पात कंपनी यानी इंडियन आयरन स्टील कंपनी, जिसको इसको के नाम से जाना जाता है, स्थापना वर्तमान जो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के हीरापुर में हो जाती है, वहाँ पर की गई थी। अब 4 कंपनियों को जो है सुमेलित करने के लिए आपको दे देगा, इनके ईयर आपसे पूछे जाते हैं। और आपने अगर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है इस बार का तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है यूपी पीसीएस और आरओआरओ का। और इतना बढ़िया लेवल का मतलब टॉप लेवल के बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं और पता नहीं कहाँ से एग्जामिनर क्या पूछ ले, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपको जो है अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको उसके लिए डीप स्टडी करनी पड़ेगी। और डीप स्टडी कैसे होगी, तो उसके लिए आपको जो है सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, या फिर आप कोई वीडियो देख सकते हैं, मैराथन देख सकते हैं। और क्वेश्चन से आपका जो है भला केवल नहीं होने वाला, हालांकि क्वेश्चन भी करने चाहिए लेकिन केवल क्वेश्चन से आपका भला नहीं होने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं डिटेल वाली जो है वीडियो और डिटेल वाली जो है बुक हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे। वर्ष 1927 में कर्नाटक में हो जाती है भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर मैसूर आयरन स्टील कंपनी की। तो ये 4 कंपनियाँ हमने यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, इन चारों को आपको सुमेलित करने के लिए एग्जामिनर दे देगा। तो मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको मिस्को की स्थापना यहाँ पर की जाती है 1923 में। ठीक है, 1918 में की जाती है इसको की, 1923 में हो जाती है आपकी मिस्को की। इसके अलावा अभी हमने बताई थी 1907 में जो स्थापना हुई है वो टिस्को की स्थापना हुई है। और 1870 में जो हुई है वो बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना हुई है आपकी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है। यहाँ मिस्को की बात हमने आपको बता दी है, मिस्को की जो स्थापना है ये आपकी 1923 में हुई है।
इसके बाद इसकी जो स्थापना मैसूर के दीवान एम विश्वेश्वरैया द्वारा की गई थी, जिनका नाम 16 फरवरी 1976 को विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड यानी VISL कर दिया गया था। 1976 में इसका नाम बदला गया है और 1976 में इसका नाम कर दिया गया है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड यानी VISL। इसके बाद मैसूर आयरन स्टील कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कोयला उत्पादन क्षेत्रों से दूर स्थित है। कोयला उत्पादन जो क्षेत्र है उनसे दूर स्थित हो जाएगी मैसूर आयरन स्टील कंपनी। और मैसूर आयरन स्टील कंपनी का जो संचालन है जो केंद्र सरकार द्वारा तथा कर्नाटक राज्य की जो सरकार है उसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी आपसे एग्जामिनर जो है पूछ सकता है, जो मैसूर आयरन स्टील कंपनी है इसका संचालन कौन करता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कई सारे दिए जाएंगे, राज्य की सरकार करती है, केंद्र की सरकार करती है, या दोनों करते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है संयुक्त रूप से उसका जो है संचालन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा और एक आपका राज्य की सरकार के द्वारा। और ये भारत में पहला मिश्र धातु इस्पात संयंत्र भी हो जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा लौह इस्पात उद्योग को गति देने के लिए सरकार ने वर्ष 1954 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना भी की थी। लौह इस्पात के उद्योग को गति देने के लिए सरकार ने शुरू किया था वर्ष 1954 में, ये हो जाता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ठीक है, HSL इसको कहा जाता था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन विदेशी सहयोग से 3 कारखाने स्थापित किए गए थे। तीनों आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट है तीनों। एक आपका भिलाई में हो जाता है, एक राउरकेला में हो जाता है और एक आपका दुर्गापुर में हो जाता है। और इन स्थानों पर जो है 3 कारखाने आपके स्थापित किए गए थे। और अभी यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि ये जो है कारखाने किसके सहयोग से, इम्पोर्टेंट यही है कि ये किसके सहयोग से जो है स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पर दिखाया गया है जो दुर्गापुर का कारखाना है ये ब्रिटेन के सहयोग से जो है स्थापित किए गए थे। राउरकेला का जो कारखाना है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और भिलाई का जो तथा बोकारो का जो कारखाना है ये सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ होता था और आज इसको जो है रूस कहा जाता है, तो इसके सहयोग से जो है ये कारखाने स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर समझ लिया है। जो दुर्गापुर का कारखाना है ये ब्रिटेन के सहयोग से है, राउरकेला का ये जर्मनी के से है, और एक आपका भिलाई और बोकारो का कारखाना ये सोवियत संघ के सहयोग से जो है इसकी स्थापना हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है चौथी योजना के अंतर्गत 3 इस्पात कारखाने, जिनमें सलेम तमिलनाडु में हो जाता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर कर्नाटक में स्थापित किए जाते हैं। ये हो जाती है आपकी चौथी योजना। और ये जो संयंत्र है कच्चे माल के स्रोतों से दूर है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद विशाखापट्टनम स्थित विजाग इस्पात संयंत्र पहला पत्तन आधारित संयंत्र है। ये पहला और दूसरा ये इसी तरह के आपसे पूछे जाते हैं। जो विशाखापट्टनम में है ये विजाग इस्पात संयंत्र पहला पत्तनम हो जाता है। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है यानी शेल जिसको कहा जाता है, जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है कि सरकार ने इसको बेच दिया है और सरकार ने इसको प्राइवेट कर दिया, तो इस तरह से जो हमेशा ये सुर्खियों में बने रहते हैं, सेल गेल और ये सब चीज़ें जो है आपको सुर्खियों में देखने को मिल जाएंगी। और ये 24 जनवरी 1973 को दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, सलेम, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखानों को एक साथ संचालन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो इन सभी की जो जिम्मेदारी है वो एक साथ ये दी गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, कब की बात है, तो ये बात हो जाती है 1973 की। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा लोहा इस्पात उद्योग की जो प्रमुख इकाइयाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर हो जाती हैं। मैच करने के लिए आपसे मिलान करने के लिए या फिर सुमेलित करने के लिए आपको दे दिया जाता है। तो आपको यहाँ बताना है, यहाँ पर आपके दिए गए हैं स्थापना के वर्ष, यहाँ पर इनके स्थान दिए गए हैं। और यहाँ आपको बताना है जो आपका हो जाता है बंगाल आयरन वर्क कंपनी, ये 1870 में इसकी स्थापना हो जाती है और ये हो जाती है पश्चिमी बंगाल में। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को कहा जाता है, 1907 में स्थापना हो जाती है झारखंड में। इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी इसको ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल में हो जाती है, 1918 में इसकी स्थापना हो जाती है। विश्वेश्वरैया ये हमने भी पढ़ा था, आयरन स्टील एंड लिमिटेड कंपनी, तो ये हो जाती है VISL, 1923 में स्थापना हुई है कर्नाटक में। राउरकेला इस्पात कारखाना ये आपका 1959 में स्थापना हो जाती है और ये हो जाती है राउरकेला उड़ीसा में।
भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये आपका हो जाता है 1959 में स्थापना, और ये भिलाई हो जाता है छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959 में यहाँ पर स्थापना की गई है। 3 की जो है स्थापना एक साथ की गई थी, और ये हो जाता है दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में। इसके बाद बोकारो इस्पात जो कारखाना है ये 1964 में स्थापना हुई है, और ये हुई है आपकी झारखंड में। सलेम इस्पात कारखाना 1972 में, और ये हो जाता है सलेम तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम जो इस्पात का कारखाना ये आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हो जाता है, और 1971 में जो है इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद आता है जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना, 1994 में इसकी स्थापना हुई है। हॉन्सपेटे कर्नाटक में ये स्थापित हो जाता है। इसके बाद जो भारत के प्रमुख लोहा और इस्पात संयंत्र हैं ये भी आपको देख लेने हैं। भारत के हो जाते हैं प्रमुख लोहा और इस्पात संयंत्र, और ये सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है। बोकारो है, दुर्गापुर है, बर्नपुर, राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई, विशाखापत्तनम, विजयनगर, भद्रावती, सलेम, ये जो सभी हैं ये हमने जो अभी नाम बताए हैं आपको, ये सभी देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा आ जाता है जो एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री है वो क्या क्या हो जाती है। तो भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना ये स्थापित किया गया है 1937 में। कहाँ किया गया है, तो पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में स्थापित किया जाता है। पहला आपको याद रखना है, ये भारत का हो जाता है पहला एल्यूमिनियम कारखाना 1937 में स्थापित हो जाता है पश्चिमी बंगाल में। और 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम जो एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी थी ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को की स्थापना यहाँ पर की जाती है। ठीक है, 1965 में की जाती है जो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी की। नाम आपको याद रखना है, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को इसका नाम हो जाता है। इसके बाद भारत के जो प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र है, इसके बाद भारत के जो एल्यूमिनियम संयंत्र है वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम संयंत्र यहाँ आप देख सकते हैं भारत के मैप के जरिए। रेणुकूट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, कोरबा, हीराकुंड, अंगुल, कोरापुट, रत्नागिरी, बेलगांव, एक आपका हो जाएगा मालको, मैटूर, अल्लूपुरम, ये सभी जो हैं आपके हो जाते हैं भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र। इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ इकाई का संचालन बाल्को द्वारा किया जाता है। जो कोरबा हमने आपको दिखाया है अभी, कोरबा आपको दिखाया था यहाँ पर, ये है यहाँ पर कोरबा। तो कोरबा का जो संचालन है वो कौन करता है, तो कोरबा का संचालन करता है आपका बाल्को। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को की जो स्थापना ये 1981 में हो जाती है। 1981 में हो जाती है नाल्को की स्थापना। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को की जो स्थापना है ये रेणुकूट यानी सोनभद्र उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई थी हिंडाल्को की स्थापना। और यहाँ पर आपको याद रखना है जो भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बाल्को हो जाती है। प्रमुख केंद्र की बात करेंगे तो ये कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में हो जाता है, और इसको जो किसकी सहायता से जो स्थापित किया गया है तो ये हो जाता है सोवियत संघ की सहायता से। इसके बाद नाल्को आ जाता है, ये दामनजोड़ी उड़ीसा में हो जाता है, और फ्रांस की सहायता से जो है इसको स्थापित किया गया है। हिंडाल्को हो जाता है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, यूएसए की सहायता से किया जाता है इसको स्थापित। इंडाल्को ये जेके नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड में और अलवाई केरल में हो जाता है, और कनाडा की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद आ जाता है माल्को, ये मैटूर सलेम तमिलनाडु में हो जाएगा, और इटली की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद आ जाता है वेदांता जो झारसुगुड़ा उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और जर्मनी के सहयोग से जो है इसको स्थापित किया जाता है। इसके बाद नाल्को की जो भुवनेश्वर में स्थित इकाई भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम कंपनी मानी जाती है। ये नाल्को की हो जाती है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, और यहाँ पर जो है भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम कंपनी ये बन जाती है। और 2004 में हिंडाल्को का जो विलय है ये हिंडाल्को द्वारा कर लिया जाता है। कब किया जाता है, 2004 में किया जाता है। ठीक है, हिंडाल्को का जो है हिंडाल्को में विलय कर दिया जाता है। सी पर आ जाता है हमारा जो तीसरा पॉइंट है, यह आ जाता है सूती वस्त्र उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए वो भी देख लेते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, ये आपको पता होना चाहिए। जो सूती वस्त्र उद्योग है ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है।
भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में लगाई जाती है। कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, जो असफल रही थी। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं, एक जो आपकी सफल रही थी और एक बनता है आपका जो आपकी असफल रही थी। क्वेश्चन देखा गया है यूपी पीसीएस की परीक्षा में पहले भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले जो असफल हुई थी, तो असफल हो जाती है 1818 वाली, ठीक है, फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी। और भारत का पहला जो सफल सूती वस्त्र का कारखाना ये स्थापित किया गया था 1854 में, और ये बम्बई के काव सजी नाना भाई डावर द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पर? बम्बई में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सफल और असफल दोनों आपके यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। जब अगर 1818 और 1854 पूछा जाएगा, जो पहले वाला है वो असफल रहा होगा, तभी तो उसकी दोबारा स्थापना की जाएगी। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। यानी 1818 में वो असफल हो जाता है और फिर 1854 में दोबारा से जो स्थापित किया जाता है कारखाना, और ये किया जाता है आपका सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 में। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है हमारा, सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात राज्य में भी स्थित हैं। वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे सूती वस्त्र के कारखाने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात राज्य में। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। आपसे यही क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो मुंबई को जाना जाता है। इसके बाद ये हो जाता है दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। जो दक्षिण भारत है हमारा, जो नीचे वाला भारत है, ये दक्षिण भारत, इसमें जो है दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। और उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत यानी जो भारत का ऊपर वाला सिरा है, यहाँ पर जो है आपको कानपुर देखने को मिलेगा। तो ये कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का हो जाता है आपका कोयम्बटूर को। इसके बाद भारत के पूर्व का जो बोस्टन है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। कई बार वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है, भारत के पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। कृषि के बाद वस्त्र उद्योग रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र भी माना जाता है। ये हो जाता है रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र हो जाता है कृषि के बाद में, ठीक है। तो कृषि है सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद उद्योग के मामले में आपका आ जाता है वस्त्र उद्योग रोजगार प्रदान करने के मामले में। इसके बाद भारत सरकार द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम का गठन भी किया गया है। ये किया गया है राष्ट्रीय वस्त्र निगम का गठन, और ये किया गया है भारत सरकार द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के विकास करने के लिए और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए। और ये मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, कोलकाता, बंगाल, बेंगलुरु, जयपुर, अमृतसर आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भी माने जाते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला उद्योग है ये आ जाता है 4 नंबर पर यानी डी पर। तो ये आ जाता है आपका सीमेंट उद्योग यानी सीमेंट इंडस्ट्री। और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपकी परीक्षा के लिए वो भी हम देख लेते हैं। और हमारे चैनल पर इंडियन पॉलिटी की एक बड़ी बेहतरीन कंटेंट की जो है मैराथन देखने को मिल जाएगी, जो अभी 3-4 दिन पहले अपलोड हुई है, और आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है उस वीडियो को। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको जो है ऊपर ही मिल जाएगी। 4-5 दिन पहली जो वीडियो है वो मिल जाएगी आपको इंडियन पॉलिटी। और उस इंडियन पॉलिटी की मैराथन में हमने 7 से 8 घंटे में पूरा इंडियन पॉलिटी कवर करा दिया है। और यकीन मानिए अगर आपने वो इंडियन पॉलिटी की मैराथन पूरी देख लिया है तो उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। आपको समझना है और विद डिटेल हमने उसमें सारी चीज़ें कवर की हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। उस 7-8 घंटे की जो मैराथन है उसकी जो फ्री पीडीएफ है वो भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने पीडीएफ भी नहीं ली है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको जो है फ्री पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना चेन्नई में वर्ष 1904 में स्थापित किया गया, किंतु यह असफल रहा। ये भी सीमेंट का बनाने का जो कारखाना ये भी असफल हो जाता है 1904 में, जब इसको बनाया गया था चेन्नई में, ठीक है। 1904 में बना था चेन्नई में, असफल ये हो जाता है। इसके बाद दोबारा जो है कोशिश की जाती है 1914 में, और इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना की जाती है, ठीक है, और ये सफल हो जाता है। देश के अधिकांश सीमेंट कारखाने ऐसे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं
जहां चूना, पत्थर और कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। ऐसे स्थानों पर जो है ज़्यादा सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए आपको चूना, पत्थर, कोयला जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। वहाँ पर जो है इस ऐसे स्थान जो है सीमेंट बनाने के लिए होते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि सीमेंट के उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। और भारत सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जूट उद्योग, जो जूट इंडस्ट्री है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जूट इंडस्ट्री से, तो ये हो जाएगा जूट जो है उष्ण व आर्द्र वातावरण और डेल्टाई जलोढ़ मृदा की नगदी फसल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जूट जो है किस तरह की फसल है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो वहाँ आपको बताना है ये जो है एक नगदी फसल मानी जाती है। जूट के रेशों का जो मुख्य उत्पादन पश्चिम बंगाल के हुगली नदी घाटों के क्षेत्र में होता है। जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जूट उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण का कार्य जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। सभी के जो है डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, और जूट डिपार्टमेंट में जो है जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये जूट के विकास और आधुनिकीकरण पर कार्य करता है। भारत में जूट का पहला कारखाना ये 1855 में लग जाता है। वर्तमान में कोलकाता के समीप है और रिसरा नामक स्थान पर यह स्थापित किया गया था। तो कब किया जाता है जूट का पहला कारखाना, ये किया जाता है 1855 में। उसके बाद 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना जूट के आयात, निर्यात और आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की जाती है। ये की जाती है 1971 में, और भारतीय जूट निगम की स्थापना की जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1984 में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन यानी IJO इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हो जाती है। कब हुई है इसकी स्थापना, तो 1984 में हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में कवर कर रहे हैं, और जितने भी आपके टॉपिक हैं UPPCS RO से संबंधित, वो सभी जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनकी जो मैराथन वीडियो है वो भी आपको देखने को मिलेगी, इसकी फ्री PDF भी आपको देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको केवल हमारे साथ जुड़े रहना है, अपना प्यार जो है केवल बनाए रखिए, और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आप किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं हमारे चैनल के बारे में, या फिर हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है उससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। हम जल्द से जल्द जो है उस पर काम करेंगे। फिलहाल बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का जो मुख्यालय है ये हो जाता है ढाका, बांग्लादेश में। ये किसका है, तो ये हो जाता है IJO का, यानी इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये आपको ढाका, बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगा। 27 अप्रैल 2002 को IJO के स्थान पर इंटरनेशनल जूट स्टडी ग्रुप की स्थापना कर दी जाती है। यानी जो इसका नाम था IJO, उसके स्थान पर इंटरनेशनल जूट स्टडी ग्रुप की स्थापना कर दी जाती है, और इसका मुख्यालय भी ढाका, बांग्लादेश में ही बनाया गया है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल, जो आपका टीटागढ़, रिसरा, बाली, श्रीरामपुर, श्यामनगर, होलीनगर, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल के हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में आपका अंगोल, गुंटूर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर और सहजनवा हो जाता है। बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज हो जाते हैं। ये सभी जो हैं जूट के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, सारों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है चीनी उद्योग, यानी शुगर इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका देख लेते हैं। चीनी का उत्पादन मुख्यतः गन्ने से किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन वर्तमान में चुकंदर और शकरकंद से भी चीनी का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो गन्ने से तो सभी जानते हैं, लेकिन चुकंदर और शकरकंद से जो है कुछ स्टूडेंट नहीं जानते हैं। आपको बता दिया गया है कि वर्तमान में चुकंदर और शकरकंद से भी चीनी का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में उन्हीं क्षेत्रों में चीनी उद्योग की अधिकता है जहां गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। इसके बाद चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है तथा कारखानों को चलाने के लिए मुख्यतः गन्ने की खोई का प्रयोग शक्ति के रूप में किया जाता है। भारत का सर्वाधिक चीनी उत्पादन ये आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र भी
माने जाते हैं। ठीक है, तो चीनी उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है वो आपको याद रखने चाहिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बात आ जाती है आपकी कागज उद्योग यानी पेपर इंडस्ट्री की। तो पेपर इंडस्ट्री से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कागज का जो निर्माण है रेशे तथा सेल्यूलोज से किया जाता है, ये बात है कागज निर्माण की। और एस्पेट्रो घास, बांस, कपास के रेशे, सन आदि का उपयोग जो है अच्छी किस्म के कागज बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये किस किस से बनता है कागज, तो एस्पेरेटो घास से बनेगा, बांस से भी बनता है, कपास के जो रेशे होते हैं उनसे भी बनता है, और सन आदि का उपयोग करके अच्छी किस्म के कागजों का निर्माण भी किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक कागज की मिल की स्थापना ये श्रीरामपुर पश्चिमी बंगाल में की गई थी, जो असफल रही थी। तो पहले जितनी भी ज़्यादातर जो लगाई गई थी हमारी मिलें, उनको जो है नॉलेज कम थी, जानकारी नहीं थी। तो जानकारी के अभाव में क्या होता था कि वो जो है असफल हो जाती थी। ठीक है, चलाने का नहीं पता था, नई नई मशीनें हैं, उसमें पता नहीं था कि किस तरह से जो है कागज़ बनेगा, या और भी सभी तरह के थे जो फेल हुई हैं। तो पहली बार में जो वो असफल रहती थी, फिर उन पर दोबारा काम किया जाता था, तो फिर जो है 2-4 साल बाद जो है फिर वो सफल होती थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से पेपर बनाना स्टार्ट हो गया कि पहले सबको पता था, इंडस्ट्री लग गई और पेपर बनाना स्टार्ट हो गया। तो सभी चीज़ों में ऐसा था, कुछ भी आप नया काम करेंगे तो पहली बार में, अगर आप नौकरी भी तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार में, जो बहुत कम लोग होंगे, 1000 में से एक बच्चा होगा जो पहली बार में ही नौकरी पा लेता है। अदरवाइज़ सभी को जो है मेहनत करनी पड़ती है, और किसी में रिजेक्ट होते हैं, किसी में सेलेक्ट होते हैं, तो ये सिलसिला जो है जारी रहता है। 1-2 बार फेल होने के बाद फिर आइडिया हो जाता है हमें अब कहाँ मेहनत करनी है। तो उसी तरह से जो मिलें थी वो पहले असफल होती थी और बाद में जो है फिर वो सफल होती थी। और यहाँ पर इसके उपरांत 1867 में बाली जो पश्चिम बंगाल में, उसमें कारखाना स्थापित किया गया था। तो 1867 में किया गया था बाली पश्चिम बंगाल में कारखाना स्थापित। 1882 ईस्वी में टीटागढ़ पेपर मिल्स, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल की स्थापना की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद टीटागढ़ भारत का सबसे बड़ा कागज उद्योग का केंद्र है। टीटागढ़ भारत का सबसे बड़ा कागज का उद्योग है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे उत्तर प्रदेश पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कागज़ का निर्माण है ये होता है आपका सहारनपुर में। ठीक है, ये केवल उत्तर प्रदेश की बात है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो भारत में, तो टीटागढ़ हो जाता है भारत में सबसे बड़ा कागज उद्योग। ठीक है, टीटागढ़ कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और 1882 में जो है टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना हो जाती है। इसके बाद अखबारी कागज़ के निर्माण हेतु पहला कारखाना मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थापित किया गया था। यह है जब अखबार के लिए कागज़ बनाया जा रहा था, तो अखबार के लिए जो कागज़ का निर्माण है और इसके लिए पहला जो कारखाना लगा था ये मध्य प्रदेश के नेपा नगर में लगा था। नेपा नगर कागज़ कारखाना द्वारा कागज़ का जो उत्पादन है ये 1956 में शुरू हुआ था। 1956 में शुरू हो जाता है नेपा नगर कागज़ का कारखाना। इसके बाद यहाँ बताया गया जो नेपा नगर का अखबारी कागज़ बनाने का प्रथम जो है ये स्वदेशी कारखाना हो जाता है। नेपा नगर में जो लगा था, कब लगा था, 1956 में, तो ये हो जाता है स्वदेशी कारखाना। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, देख लेते हैं। वर्ष 1937 में मैसूर पेपर मिल की स्थापना, ये मैसूर कर्नाटक में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1937 में की गई थी मैसूर पेपर मिल की स्थापना मैसूर कर्नाटक में। और वर्तमान समय की बात करें तो भारत में कागज उत्पादन के जो सबसे अधिक कारखाने हैं ये पश्चिमी बंगाल में स्थापित हो जाते हैं। सबसे अधिक की बात की गई है तो सबसे अधिक कारखाने कागज उत्पादन के पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और इनमें कौन कौन से हो जाएंगे, मुख्य के हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं। तो एक टीटागढ़ हो जाता है, रानीगंज, नेहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, बांसबेरिया, तिरुपति, काकीनाडा, राजमुंद्री, ये आपके आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर आप दिखाए भी गए हैं कि कहाँ कहाँ पर ये स्थापित हो जाते हैं। सिरपुर तेलंगाना में है, मेरठ, सहारनपुर, मोदीनगर, लखनऊ ये उत्तर प्रदेश में है, दुमका झारखंड में है, समस्तीपुर, पटना, बरौनी बिहार में है, चरण महादेवी, चेन्नई, पट्टीपलायम तमिलनाडु में है, चिंचवाड़, रोहा, कामठी, जलगांव, कल्याण ये महाराष्ट्र में है, कोंडल, खाड़की, वलसाड़, वापी, सूरत ये गुजरात में है। ये सभी जो है मुख्य कागज़ के उद्योग के कारखाने यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मेरठ, सहारनपुर, मोदीनगर और लखनऊ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कांच के उद्योग की। कांच यानी ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है। और कांच के निर्माण हेतु रेत, सोडा ऐश, चूने का पत्थर, सोडियम सल्फेट, सोडा, सुहागा, सीसा, सुरमा आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है। काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है कांच के उद्योग में, ठीक है। और भारत में कांच उद्योग कुटीर एवं आधुनिक कारखानों दोनों रूप में विकसित किया गया है। कुटीर उद्योग में भी, कुटीर रूप में भी जो है इसके कारखाने लगे हैं, और आधुनिक कारखानों के रूप में भी इसको विकसित किया गया है। इसके बाद सिकोहाबाद और फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र। ये फिरोजाबाद आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कांच जो है नगरी या कांच की जो सुहाग नगरी है वो किसको कहा जाता है, तो ये फिरोजाबाद को ही कहा जाता है। कुटीर उद्योग के रूप में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक कारखाने यहाँ पर लगे हुए हैं कुटीर उद्योग के रूप में, ठीक है। तो कुटीर उद्योग के रूप में फिरोजाबाद में हो जाते हैं 100 से अधिक कारखाने, और फिरोजाबाद में बड़े पैमाने पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो फिरोजाबाद को जो है सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। सुहाग नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो फिरोजाबाद को जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में कांच के कारखाने कोलकाता, रिसरा, दमदम, हावड़ा, रानीगंज और आसनसोल में केंद्रित हो जाते हैं। ये है बात पश्चिमी बंगाल की। उत्तर प्रदेश में यह उद्योग जो है फिरोजाबाद, मेरठ, बहजोई आदि स्थानों पर ये केंद्रित हो जाते हैं। बहजोई में कांच की चादरें निर्मित की जाती हैं। जो बहजोई है, बहजोई में कांच की चादरें निर्मित की जाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुंबई, पुणे, नागपुर, धौलपुर, अमृतसर, फरीदाबाद आदि कांच का उद्योग के प्रमुख केंद्र हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो उद्योग है, ये आ जाता है रेल उपकरण उद्योग, यानी रेल इक्विपमेंट इंडस्ट्री। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपकी परीक्षा में, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है भारत में रेल उपकरण का जो पहला कारखाना है, ये आपका वर्ष 1921 में लग जाता है झारखंड के सिंहभूम में। पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी के नाम से इसको स्थापित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पहला कारखाना है 1921 में झारखंड में किया जाता है ये, ठीक है। नाम आपको याद रखना है, पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी के नाम से स्थापित किया जाता है। आगे चलकर इसका नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को कर दिया जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के चितरंजन में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से रेल इंजन बनाने के कारखाने की स्थापना भी हो जाती है। कहाँ पर की गई है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के चितरंजन में की गई है लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से, ठीक है। तो ये की गई है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से रेल के इंजन बनाने का कारखाना। इसे 26 जनवरी 1950 में उत्पादन कार्य आरंभ हुआ था। तो इसका जो उत्पादन कार्य हुआ था इस कारखाने में, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 से कार्य आरंभ हो जाता है। वाराणसी के मडवाडी में, जो वाराणसी का मडवाडी है, उसमें डीजल इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला इंजन का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। अगर आप यूपी का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये बताया गया है, जो वाराणसी में है मडवाडी, इसमें डीजल या इलेक्ट्रिक से चलने वाले इंजन का निर्माण होता है। जमशेदपुर झारखंड में है और इसमें रेलवे इंजन निर्माण का कार्य होता है। रेल व्हील का जो निर्माण है ये आपका होता है बिहार में। बिहार के सारण में रेल को जो व्हील हैं उनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत और डीजल इंजन कलपुर्जे बनाने की 2 फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। ये की गई है पश्चिमी बंगाल के दनकुनी में, जो हुगली नदी पर देखने को मिल जाएगा। विद्युत और डीजल इंजन कलपुर्जे बनाने की 2 फैक्ट्रियां वहां पर स्थापित की गई हैं। इसके बाद चेन्नई के पेराम्बूर नामक स्थान पर रेल के डब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1955 को जो है स्थापित की गई थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। चेन्नई के पेरम्बूर नामक स्थान पर रेल के डिब्बे बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये की गई थी 1955 में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1985 में पंजाब के कपूरथला में की गई थी। ये की जाती है रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1985 में पंजाब के कपूरथला में।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेल कोच निर्माण की मॉडर्न कोच फैक्ट्री की स्थापना भी की जाती है। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में की जाती है रेल कोच निर्माण मॉडर्न कोच फैक्ट्री की स्थापना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, विद डिटेल हम इनको कवर करा रहे हैं। और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको यूपीपीसीएस आरओ से संबंधित सारा बेहतरीन कंटेंट देखने को मिल जाएगा। सारा आपका एग्जाम से ओरिएंटेड ही मिल जाएगा। यहाँ बात की गई है बिहार राज्य के सारण जनपद के मढ़ौरा में डीजल इंजन तथा मधेपुर जनपद में विद्युत इंजन कारखानों की स्थापना की गई है। अब ये की गई है बिहार के सारण जनपद में, मढ़ौरा में की गई है डीजल इंजन की, और जो मधेपुरा है उसमें की गई है आपकी विद्युत इंजन बनाने की जो स्थापना। इसके बाद वर्ष 2018 में विश्व में पहली बार वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल लोको जो इंजन है उसका इलेक्ट्रिक लोको में रूपांतरण भी हुआ है। तो ये कब हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाता है 2018 में। बिहार के मधुपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाने में नवीनतम प्रौद्योगिकी से देश का पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इलेक्ट्रिक इंजन विकसित किया गया है। तो ये किया गया है बिहार के मधुपुरा में, और ये पहला हो जाता है देश का 12,000 हॉर्स पावर वाला इलेक्ट्रिक इंजन जो है विकसित वहाँ पर किया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है ये बन जाता है वायुयान निर्माण उद्योग यानी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जाती है ये। ठीक है, तो वायुयान से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से प्रथम भारतीय वायुयान निर्माण कारखाना ये 1940 में स्थापित किया गया था। तो 1940 में स्थापित किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नाम से जाना जाता है। ये पहले हुआ करता था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ठीक है, और अब इसका जो नाम है वो हो जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो दोनों बार जो है HAL ही हो जाएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो 5 इकाइयाँ बेंगलुरु में तथा कोरापुट, कोरबा, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद और नासिक में एक एक इकाइयाँ वायुयान के निर्माण में संलग्न है इन स्थानों पर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में है, और ये जो इकाई है चीता एवं चेतक हेलीकॉप्टरों के असेंबली, रखरखाव और मरम्मत के कार्य में संलग्न है। ठीक है, चीता हेलीकॉप्टर हो जाता है ये, और इसके रखरखाव मरम्मत का जो कार्य है ये होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, और ये वही बैरकपुर है जहाँ पर जो है वो 1857 में जो है सुर्खियों में रहा था बैरकपुर। जलयान निर्माण उद्योग की बात करते हैं तो यानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहा गया सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जलयान निर्माण का प्रथम भारतीय कारखाना 1941 विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में प्रथम जलयान निर्माण कारखाने को अधिग्रहित करके 21 जनवरी 1952 को हिंदुस्तान शिपयार्ड का गठन कर दिया जाता है। तो कब किया जाता है हिंदुस्तान शिपयार्ड का गठन? ये किया गया 1952 में, और 1941 में विशाखापट्टनम में जो है प्रथम भारतीय कारखाना भी स्थापित किया गया था। सारी जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित इकाइयाँ भी जलयानों का निर्माण करती हैं, और मझगांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई महाराष्ट्र, गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, गोवा शिपयार्ड गोवा में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड ये आपकी विशाखापट्टनम में है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि में है, हुगली डॉकयार्ड ये आपका इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता में हो जाएगा। तो ये हो जाती हैं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ जलयानों में। और यहाँ पर 1 से 4 तक जो रक्षा मंत्रालय के और 5 से 6 तक नौवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। तो 1 से 4 तक कौन कौन सी हैं तो एक हो जाती है मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में, गार्डन रिच हो जाती है कोलकाता में, गोवा शिपयार्ड हो जाती है गोवा में, और हिंदुस्तान शिपयार्ड हो जाती है विशाखापट्टनम में। ये जो 4 हैं तो ये 4 हो जाती हैं आपकी रक्षा मंत्रालय के अधीन, और 5 और 6 5 हो जाती है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि में, 6ठी हो जाती है हुगली डॉकयार्ड ये हो जाती है नौवहन मंत्रालय के प्रशासन के नियंत्रण में।
इसके बाद अगला पॉइंट बनता है हमारा रेशम उद्योग से। रेशम यानी जिसको सिल्क इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाता है भारत में शहतूत, ईरी, टसर और मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। 4 तरह की रेशम का जो उत्पादन है ये होता है भारत में। और देश के 33.43% से अधिक कच्चा रेशम का जो उत्पादन है 20-21 में कर्नाटक करता था। तो 33.43% से अधिक के कच्चे रेशम का जो उत्पादन है ये करता है कर्नाटक। और कर्नाटक में रेशम बनाने के लिए सहतूती मलबरी का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो सहतूती जो मलबरी होती है उसका प्रयोग किया जाता है कर्नाटक में रेशम बनाने के लिए। और देश में सर्वाधिक रेशमी धागा ये कर्नाटक में ही बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मध्य प्रदेश में गैर सहतूती जो टसर, ईरी, मूंगा रेशम भी प्राप्त किया जाता है। तो इनमें किया जाता है ये आपका गैर सहतूत यानी बिना सहतूत के जो है रेशम प्राप्त किया जाता है इन स्थानों पर। भारत का रेशम उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का रेशम उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान हो जाता है। भारत में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में मूंगा रेशम का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये आपका होता है असम में। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है मैसूर में, और एक हो जाता है बहरामपुर जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएगा। ये कौन सा है, तो ये हो जाता है केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान ये हो जाता है आपका रांची झारखंड में। और केंद्रीय रेशम बोर्ड का जो मुख्यालय ये भी आपका बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद शुरू होता है हमारा ऊनी वस्त्र, ये हो जाता है वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो सारे जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट है और सारे आपको एक बार देख लेने हैं। भारत की पहली ऊनी वस्त्र मिल ये 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। बात की गई है ऊनी मिल, ऊनी वस्त्र मिल की। तो ऊनी जो वस्त्र होते हैं उनकी जो पहली मिल है ये भारत में स्थापित की गई थी कानपुर में। और ईयर आपको याद रखना है, तो 1876 में जो है इसकी स्थापना हो जाती है। इसके बाद ऊनी उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद से शुरू हुआ है। वास्तविक की बात हो रही है 1950 के बाद तय हो जाता है। भारत के पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भी माने जाते हैं। इसके बाद विलुप्तप्राय जीव चीरू अथवा तिब्बती एंटीलोम का शिकार ऊन के लिए किया जाता है, इसीलिए जो है अब ये विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। एक हो जाता है चीरू और एक हो जाता है तिब्बती एंटीलोप। इसके ऊन को शहतूश कहते हैं जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म भी होता है। इसके बाद बात करेंगे बंगाल में बेल्लारी कर्नाटक में हो जाता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, अमृतसर धारीवाल पंजाब में, कानपुर मोदीनगर शाहजहाँपुर ये उत्तर प्रदेश में। ये सभी जो है ऊनी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश के देख लेने, कानपुर, मोदीनगर और शाहजहाँपुर हैं, ये उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं ऊनी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र। इसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट यहाँ पर अभियांत्रिकी उद्योग या फिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। और यहाँ कहा गया है वर्ष 1958 में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड यानी HEC की स्थापना रांची में की गई थी। तो रांची में की जाती है इसकी स्थापना। और वर्ष 1953 में भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की जो स्थापना है ये की गई है बेंगलुरु में। इसके बाद अजमेर, जादवपुर, हटिया, दुर्गा, नैनी, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु आदि अभियांत्रिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र भी ये माने जाते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा जो मोटर गाड़ी उद्योग है यानी मोटर व्हीकल इंडस्ट्री। इसे क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपका वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ बन जाएगा वर्तमान में भारत में सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े वाहनों का निर्माण होता है। बात हो रही है वर्तमान की, तो भारत में छोटे और बड़े सभी प्रकार के वाहनों का निर्माण किया जाता है। और इसमें अशोक लीलैंड चेन्नई में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में है, मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा में है, सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु में है, हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में है। और ये जो है सभी गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे चर्म उद्योग यानी लेदर इंडस्ट्री की। लेदर इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन आपका बनता है। और क्वेश्चन क्या बनता है, तो कानपुर चमड़े के जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में जो चमड़े का इंडस्ट्री है वो किस ज़िले में जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो कानपुर में हो जाती है सबसे ज़्यादा, और इसके बाद कानपुर के बाद आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलुरु भारत में चर्म उद्योग के प्रमुख केंद्र ये माने जाते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है ये बनता है रासायनिक उर्वरक उद्योग यानी केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो वर्ष 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1906 में। नाम आपको ईयर याद रखना, 1906 में हुआ है, तमिलनाडु के रानीपेट में हुआ है, और ये सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना हो जाता है। इसके बाद 1937 में कर्नाटक के बेलीगुला नामक स्थान पर अमोनिया उर्वरक का कारखाना मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के नाम से स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर वर्ष 1943 में केरल के उद्योग मंडल नामक स्थान पर फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड की स्थापना की गई थी, और वर्ष 1947 में यहाँ अमोनिया सल्फेट का उत्पादन भी हुआ था। इसके बाद वर्ष 1951 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिंदरी में उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाता है। इसके बाद पोटास उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, इतना आपको पता होना चाहिए। जो पोटास उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है। और नाइट्रोजन उर्वरक की खपत भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, जो नाइट्रोजन उर्वरक है भारत में सबसे ज़्यादा खपत इसकी होती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर और जगदीशपुर के कारखाना ये गैस आधारित कारखाने हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा जो गैस आधारित कारखाने उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं, तो ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर तथा जगदीशपुर में। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको कृभको के नाम से जाना जाता है, वो गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र गुजरात के हजीरा में है। तो ये हो जाता है जो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है, ये गैस आधारित है। और इसके बाद जो यूरिया अमोनिया संयंत्र जो है गुजरात के हजीरा में स्थित है। और सिंदरी झारखंड में हो जाएगा, रामगुंडम तेलंगाना में, तलचर हो जाता है उड़ीसा में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बरौनी हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की उर्वरक ये जो इकाइयाँ हैं ये सभी हो जाती हैं आपकी उर्वरक उत्पादन की इकाइयाँ। कहाँ कहाँ हो जाती हैं ये सभी जो है इनके सामने लिखा हुआ है। भारत में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत जो है 2020-21 की बात कर रहे हैं हम, तो ये प्रथम स्थान पर पंजाब और दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे पर आपका आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। तो किसकी बात की गई है, तो ये की गई है भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत की। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में लगाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी जो स्थापना इंडिया सिंकोटिक रबड़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है इंडिया सिंकोटिक रबड़ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये हो जाता प्रथम जो कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में लगाया गया है, और स्थापना हुई है इंडियन सिंकोटिक रबड़ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है औद्योगिक संकुल यानी इंडस्ट्री क्लस्टर। और इसमें भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक संकुल पाए जाते हैं। एक आपका वृहद औद्योगिक प्रदेश, एक आपका लघु औद्योगिक प्रदेश, और एक हो जाएगा औद्योगिक जिले। और यहाँ बताया गया जो वृहद औद्योगिक प्रदेश में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। इनमें हुगली औद्योगिक प्रदेश हो जाता है, मुंबई ठाणे औद्योगिक प्रदेश हो जाता है, अहमदाबाद वडोदरा गुजरात औद्योगिक प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, एक आ जाएगा बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, एक आ जाता है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम में आ जाएगा ये तिरुवनंतपुरम प्रदेश में। इसके बाद यहाँ पर बनता है हमारा 13 जो लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे, कौन कौन से हैं। अम्बाला अमृतसर में हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी में हो जाएगा, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर में हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश में है, इंदौर देवास उज्जैन में है, जयपुर अजमेर राजस्थान में, प्रयागराज आपका प्रयागराज वाराणसी मिर्ज़ापुर हो जाता है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, भोजपुर आपका मुंगेर हो जाता है, दुर्ग रायपुर में, बिलासपुर कोरबा, कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी मालाबार में हो जाता है, मध्य मालाबार, और आदिलाबाद निजामाबाद में हो जाएगा। तो ये मुख्य जो है 13 लघु औद्योगिक क्षेत्र आपके
हो जाते हैं। इसके बाद 15 औद्योगिक ज़िले हैं। कानपुर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, पूर्णिया, जबलपुर, जलपाईगुड़ी, हैदराबाद, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, कटक, कोटा, ये सभी क्या हैं, तो ये 15 औद्योगिक ज़िले हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद कल जो हमारा वीडियो चलेगा, ये चलेगा भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। और कल का जो वीडियो है हमारे लास्ट होने वाला है, और इसकी जो है फिर हम आपको मैराथन भी बनाकर दे देंगे। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। और वीडियो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।